दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके एक इशारे पर हजारों लोग काम करते हैं, जिसकी एक दिन की कमाई से किसी का पूरा जीवन संवर सकता है। वही आदमी एक रात फटे पुराने कपड़े पहनकर, खुद को अपाहिज बताकर एक टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर कांपती आवाज में सिर्फ एक रात की पनाह मांग रहा था। आखिर क्यों? एक करोड़पति को ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? और उस झोपड़ी में रहने वाली वो गरीब लड़की कौन थी जिसके लिए उसने अपनी पूरी पहचान, अपना सारा रुतबा छुपा लिया था? जिस रात उसने झोपड़ी की दहलीज पर कदम रखा, उस रात के बाद दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पर इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा था, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर वो लड़की बिखर जाने वाली थी और जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कहानी है एक गलती की, एक कुर्बानी की और एक ऐसी मोहब्बत की जो किस्मत के सबसे गहरे जख्म को भी माफ़ी में बदल देती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता और चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहद ख़ास कहानी। दोस्तों, बात उस सुबह की है जब शहर की सबसे ऊंची, सबसे आलीशान इमारत के बाहर सैकड़ों लड़के लड़कियां एक नौकरी की उम्मीद लिए खड़े थे। ये इमारत थी रस्तोगी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, एक ऐसा नाम जिसके आगे बड़े बड़े लोग सिर झुकाते थे। शीशे की वो चमचमाती दीवारें सुबह की धूप में सोने की तरह दमक रही थी और उन्हीं दीवारों के सामने खड़ी थी एक लड़की जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी के पैरों में सस्ती सी चप्पल थी, बदन पर एक पुरानी मगर करीने से धुली हुई सलवार कमीज और हाथ में एक फटी सी फाइल जिसमें उसकी डिग्रियां बंद थीं। वो डिग्रियां किसी अमीर बाप की औलाद की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की की मेहनत का सबूत थी जिसने भूखे पेट सोकर, मिट्टी के दिए की रोशनी में पड़कर ये मुकाम हासिल किया था। नंदिनी की आंखों में आज एक चमक थी, उम्मीद की चमक, पर उस चमक के पीछे एक डर भी छुपा था। घर पर उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, बीमारी से जूझ रही थी और दवाइयों के पैसे नहीं थे। दो छोटी बहनें, पायल और खुशी, जिनकी स्कूल की फीस महीनों से बकाया थी। नंदिनी के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ था और आज उस बोझ को हल्का करने का एक मौका उसके सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा और मन ही मन बुदबुदाई, बस एक बार भगवान, बस एक बार ये नौकरी मिल जाए, माँ की दवाई हो जाएगी, बहनों की पढ़ाई चल जाएगी, बस एक बार मेरी सुन लो। तभी आसपास खड़े कुछ अमीर घरों के लड़के लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगे। एक लड़की ने नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए अपनी सहेली के कान में कहा, देख जरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि रस्तोगी ग्रुप कोई गली का दफ्तर नहीं है। इसके कपड़े तो देख, लगता है किसी बस्ती से उठकर सीधे यहाँ चली आई। नंदिनी ने उनकी बातें सुनी, उसका दिल एक पल को धक से रह गया, पर उसने अपनी आंखें झुका ली और चुपचाप अपनी फाइल को सीने से और कसकर लगा लिया। दोस्तों, गरीबी इंसान को सबसे पहले यही सिखाती है कि चुप रहकर अपमान का घूंट कैसे पीना है। नंदिनी ने मन में सोचा, इनकी बातों से मेरी काबिलियत कम नहीं हो जाएगी, मेरी मेहनत बोलेगी, मेरे कपड़े नहीं। ठीक उसी वक्त इमारत के अंदर ऊंची मंजिल के एक आलीशान कैबिन में एक नौजवान खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे की इस भीड़ को देख रहा था। उसका नाम था आर्यन रस्तोगी। रस्तोगी ग्रुप का इकलौता वारिस, हजारों करोड़ की दौलत का मालिक। पर आज आर्यन कोई आम दिन की तरह वहाँ नहीं खड़ा था। उसके पिता विश्वासनाथ रस्तोगी अक्सर उससे कहा करते थे, बेटा, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा इंसान होने का दिखावा करना बहुत आसान है, पर असली इंसान वही है जो किसी कमज़ोर, किसी मजबूर को देखकर ठहर जाए। ये दौलत आज है, कल नहीं, पर इंसानियत वो दौलत है जो कभी नहीं मरती।
आर्यन इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसने अमीरी देखी थी, खुशामद देखी थी, झूठी मुस्कुराहटें देखी थी, पर उसने कभी जाना नहीं था कि असली इंसान कौन है। और आज उसने ठान लिया था कि वो किसी की काबिलियत नहीं बल्कि किसी की इंसानियत परखेगा। आर्यन कैबिन से निकला, पर ऊपर वाली शानदार लिफ्ट से नहीं उतरा। वो पीछे के एक छोटे कमरे में गया। वहाँ उसने अपने हजारों के ब्रांडेड कपड़े उतारे और एक पुरानी फटी कमीज पहन ली। चमकते जूते उतारकर टूटी चप्पल पहनी, संवरे बालों को बिखेर लिया, चेहरे पर हल्की धूल मल ली और फिर उसने एक व्हील चेयर अपनी तरफ खींची। जी हाँ दोस्तों, आर्यन ने एक अपाहिज इंसान का भेष बदल लिया। एक ऐसा इंसान जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, जिसे दुनिया दया की नज़र से देखती है। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाया, आज देखता हूँ इस दुनिया में इंसानियत बची भी है या नहीं। नीचे इमारत के मुख्य द्वार के पास इंटरव्यू की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रिसेप्शन पर बैठी थी मालविका, एक तेज तरार घमंडी लड़की जिसके चेहरे पर हमेशा एक तंज भरी मुस्कान रहती थी। मालविका भी इसी कंपनी में एक पोस्ट के लिए आई थी, पर अपने अमीर रिश्तेदारों के दम पर उसे यकीन था कि नौकरी उसे ही मिलेगी। वो हर आने वाले को ऊपर से नीचे तक घूरती और मन ही मन उसका मजाक उड़ाती। लाइन में नंदिनी का नंबर आने ही वाला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस कुछ ही पल और, तभी इंटरव्यू हॉल की तरफ जाती ऊंची सीढ़ी के पास एक हलचल मच गई। एक कमज़ोर कांपती आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मुझे ऊपर चढ़ना है प्लीज़। सबने पलट कर देखा। एक नौजवान फटे कपड़ों में एक टूटी व्हीलचेयर पर बैठा था, जो सीढ़ियों के पास अटक कर अकेला ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। ये आर्यन ही था, पर यह बात वहाँ किसी को नहीं पता थी। उस लाचार इंसान को देखते ही लोगों के चेहरे पर हिकारत उतर आई। मालविका कुर्सी से जोर से हंसी, अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? खुद तो पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता और चला है इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मांगने। रस्तोगी ग्रुप कोई खैरात बांटने की जगह नहीं है। लोग एक एक करके उस बेबस इंसान के पास से कतराकर निकल जाते, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। आर्यन ये सब देख रहा था और उसके मन में एक ठंडी निराशा फैलने लगी। तो ये है दुनिया की सच्चाई। यहाँ किसी को किसी की मजबूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी स्पीकर पर आवाज़ गूंजी, मिस नंदिनी प्लीज़ कम इन। नंदिनी की आंखें चमक उठी। ये उसका नाम था, उसका मौका था। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र उस लाचार इंसान पर पड़ी, बेबस, अकेला, मदद के लिए तरसता हुआ और जिसकी तरफ कोई देख तक नहीं रहा था। नंदिनी के कदम वहीं ठहर गए। उसके मन में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। एक तरफ थी उसकी अपनी नौकरी, माँ की दवाई, बहनों का भविष्य, और दूसरी तरफ था एक अजनबी जिसे उसकी ज़रूरत थी। स्पीकर पर दोबारा आवाज़ आई, मिस नंदिनी लास्ट कॉल। दोस्तों, यही वो पल होता है जहाँ इंसान की असली परीक्षा होती है, और नंदिनी ने वो फैसला किया जो बहुत कम लोग कर पाते। उसने इंटरव्यू रूम के दरवाजे से मुंह मोड़ा और उस लाचार इंसान की तरफ दौड़ पड़ी। वो आर्यन के पास घुटनों के बल बैठ गई। भैया घबराइए मत, मैं हूँ ना, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। आर्यन ने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं तुम जाओ, तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, मेरी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू छूट जाएगा। नंदिनी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दुनिया भर का सुकून था। इंटरव्यू तो फिर भी मिल जाएगा भैया, पर अगर इस वक्त मैं आपकी मदद ना करूं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपको ऐसे बेसहारा छोड़ जाना ये मेरी परवरिश नहीं सिखाती। और उसने व्हील चेयर पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई, सांसें फूलने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। आर्यन उसकी इस कोशिश को देख रहा था और उसके भीतर कुछ पिघल रहा था। उसे अपने पिता की बात याद आई, असली इंसान वही है जो किसी मजबूर को देखकर ठहर जाए। आज उसे वो इंसान मिल गया था। जब तक नंदिनी आर्यन को ऊपर पहुंचाती, तब तक स्पीकर पर नई आवाज़ गूंज चुकी थी, मिस नंदिनी एब्सेंट, मिस मालविका प्लीज़ कम इन। नंदिनी के हाथ एक पल को रुक गए। उसका इंटरव्यू छूट चुका था।
उसकी आंखों के सामने बीमार माँ का चेहरा घूम गया, बहनों के मासूम चेहरे घूम गए। एक आंसू उसकी आंख से टपक कर जमीन पर गिर पड़ा, पर उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोली, लीजिए भैया, आप ऊपर आ गए। आर्यन ने देखा कि नंदिनी रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, वो जो नाम पुकारा जा रहा था वो मेरा था, मेरा इंटरव्यू था, पर कोई बात नहीं, शायद ये नौकरी मेरे नसीब में नहीं थी। आर्यन का दिल टूट गया, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी ज़रूरी नौकरी छूट गई। नंदिनी ने भीगी आंखों से पर मुस्कुराते हुए कहा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है भैया, और मुझे यकीन है जिसने आज मुझसे ये नेकी करवाई है वही मेरी किस्मत भी संवारेगा। और इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अपने टूटे सपनों के साथ आर्यन वहीं बैठा उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन एक वादा करता रहा। थोड़ी देर बाद मालविका मुस्कुराती हुई बाहर निकली, हाथ में नौकरी का कागज लिए। नंदिनी अभी भी बाहर खड़ी थी। मालविका ने तंज कसा, क्यों, मिल गया इनाम उस अपाहिज की मदद करने का? मुझे नौकरी मिल गई और तू वहीं की वहीं रह गई। तेरे जैसी लड़कियां इसलिए ज़िंदगी में पीछे रह जाती हैं। फिर उसने व्हीलचेयर पर बैठे आर्यन की तरफ देखकर जहर उगला, और तू अपाहिज, अच्छा हुआ तुम दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वरना कंपनी का स्टैंडर्ड गिर जाता। आर्यन ने ये चुपचाप सुना। उसकी मुट्ठियां भीज गई, पर उसने खुद को रोका और मन में कहा, मालविका, तूने आज जो बोया है वो तुझे एक दिन जरूर काटना पड़ेगा। नंदिनी ने बस इतना कहा, तुम्हें बधाई हो, पर याद रखना, इंसान की पहचान उसके पद से नहीं उसके दिल से होती है। और वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। उधर घर पर नंदिनी की माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसकी सांसें भारी थी, पर आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। जैसे ही नंदिनी अंदर आई, छोटी खुशी दौड़कर लिपट गई। दीदी, मिल गई नौकरी, अब हम रोज अच्छा खाना खाएंगे ना? माँ की दवाई भी आ जाएगी ना? नंदिनी का गला रुंध गया। उसने बहन के सिर पर हाथ फेरा और कांपती मुस्कान के साथ बोली, हाँ मेरी गुड़िया, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। रात को जब बहनें सो गई, नंदिनी अपनी माँ के पास बैठकर चुपचाप रोती रही। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा, मेरी वजह से तू इतना दुख उठा रही है, काश मैं जल्दी ठीक हो जाती। नंदिनी ने माँ के मुंह पर हाथ रख दिया। माँ, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं फिर कोशिश करूँगी। पर दोस्तों, किस्मत को कुछ और मंजूर था। दिन बीतते गए। नंदिनी हर जगह नौकरी ढूंढती रही, पर कहीं काम नहीं मिला। घर की थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी खत्म होने लगी, और एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और दवाई के पैसे नहीं थे, नंदिनी की माँ ने अपनी आखिरी सांसें ली। बस इसी वजह से बिना दवा के, बिना इलाज के वो इस दुनिया से चली गई। नंदिनी अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिए बैठी रही और बस रोई जा रही थी। उसका सहारा छिन गया था, सिर से माँ का साया उठ गया था। उस रात उसने रोते रोते कसम खाई, माँ, मैं अपनी इन बहनों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपना खून पसीना एक करना पड़े। और इसी कसम को निभाने के लिए पढ़ी लिखी काबिल नंदिनी, जिसके हाथ में किसी ऑफिस की फाइल होनी चाहिए थी, अब शहर के बाहर एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने लगी। सिर पर भारी ईंटें ढोना, धूप में जलना, कीचड़ में सनना, यही उसकी रोज़ की ज़िंदगी बन गई। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, अब उसी दौरान आर्यन की ज़िंदगी में भी एक तूफान आया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता विश्वनाथ रस्तोगी को दिल का दौरा पड़ा है। आर्यन भागकर उनके पास पहुंचा। पिता बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने कमज़ोर हाथ से बेटे का हाथ थामा और बोले, बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, ध्यान से सुन। मेरा छोटा भाई, तेरा चाचा धनराज, उसने कंपनी में करोड़ों का घोटाला किया है। मुझे शक है ये दौरा भी उसी की साजिश है। वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। उसके सारे गुनाहों के सबूत मैंने सर्वर रूम के एक सीक्रेट लॉकर में छुपाए हैं। तू उसे रोकना, पर सामने से नहीं, होशियारी से। आर्यन ने रोते हुए वादा किया, मैं वादा करता हूँ डैड, मैं चाचा को उनके किए की सज़ा जरूर दिलवाऊंगा। आप बस ठीक हो जाइए। पर अफसोस, कुछ ही दिनों में विश्वनाथ रस्तोगी इस दुनिया को अलविदा कह गए।
पिता के जाते ही चाचा धनराज ने अपना असली रंग दिखाया। उसने मालविका को भी अपना मोहरा बनाया, बड़े सपने दिखाकर। और एक सुबह बोर्ड रूम में नकली अफसोस का मुखौटा पहनकर उसने ऐलान कर दिया, मेरे भाई अब नहीं रहे, कंपनी को मजबूत हाथ चाहिए, इसलिए आज से मैं खुद को रस्तोगी ग्रुप का नया चेयरमैन घोषित करता हूँ। आर्यन को कौन जानता है, वो तो सालों से विदेश में था। मालविका फौरन बोली, बिल्कुल सही सर, आप ही इस कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। ठीक उसी वक्त बोर्ड रूम का दरवाज़ा खुला और एक व्हील चेयर पर बैठा वही फटे कपड़ों वाला नौजवान अंदर आया। धनराज चिल्लाया, इस अपाहिज भिखारी को किसने आने दिया? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। मालविका भी पहचान गई, अरे ये तो वही गंवार है जो इंटरव्यू में आया था। तभी वो नौजवान धीरे धीरे खड़ा हुआ। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। उसने चेहरे से लाचारी का मुखौटा हटाया और रोबदार आवाज़ में कहा, मैं आर्यन रस्तोगी हूँ, विश्वनाथ रस्तोगी का इकलौता बेटा और इस कंपनी के 80% शेयर्स का मालिक। धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन ने एक रिमोट दबाया और स्क्रीन पर धनराज के सारे काले कारनामे और उसकी अपनी आवाज़ की वो रिकॉर्डिंग चल पड़ी जिसमें वो अपने भाई को रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। आर्यन ने कड़क कर कहा, खेल खत्म चाचा। अगले ही पल पुलिस ने धनराज को गिरफ्तार कर लिया और मालविका वो डर के मारे एक कोने में सिमट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अपाहिज का उसने मजाक उड़ाया वो खुद इस साम्राज्य का मालिक था। पर आर्यन ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके मन में मालविका के लिए एक अलग ही सजा तय थी। दोस्तों, अपने पिता का बदला लेकर अपना साम्राज्य वापस पाकर भी आर्यन का दिल बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार एक चेहरा घूमता, उस लड़की का जिसने एक अजनबी के लिए अपनी सबसे ज़रूरी नौकरी कुर्बान कर दी थी, नंदिनी। आर्यन उसे ढूंढना चाहता था। उसने पूरे शहर में हर अखबार और टीवी चैनल पर रस्तोगी ग्रुप में बम्पर भर्ती के विज्ञापन निकलवाए, इस उम्मीद में कि नौकरी की तलाश में नंदिनी जरूर आएगी। पर हफ्ते बीते, महीने बीत गए, नंदिनी कहीं नहीं आई। आर्यन हर रोज़ उम्मीद लगाता और हर रोज़ निराश हो जाता, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आदमियों को शहर के हर कोने में उसे ढूंढने भेज दिया और एक दिन उसी खोज की एक कड़ी उसे शहर के बाहरी इलाके में ले गई, जहां उसके एक पुराने दोस्त समर का बड़ा सा ईंट का भट्टा था। आर्यन अपनी गाड़ी से उतरा और समर से बातें करने लगा। तभी उसकी नज़र एक मजदूर लड़की पर पड़ी जो सिर पर भारी ईंटें ढो रही थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा धूल और मिट्टी से सना हुआ। आर्यन की नज़र उस पर अटक गई और अगले ही पल उसकी धड़कनें रुक गई। वो नंदिनी थी। आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस लड़की के हाथ में किसी ऑफिस की फाइल होनी चाहिए थी, वो आज ईंटें ढो रही थी। उसने फ़ौरन एक काला चश्मा पहन लिया ताकि नंदिनी पहचान न ले और कांपती आवाज़ में समर से पूछा, वो लड़की कौन है? समर ने गहरी सांस ली। बहुत बदनसीब लड़की है यार, नाम नंदिनी है, बहुत पढ़ी लिखी और ईमानदार, पर किस्मत की मारी है। कुछ महीने पहले इसकी माँ बहुत बीमार थी। इसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, पर कहीं काम नहीं मिला। पैसे ना होने की वजह से बिना इलाज के इसकी माँ तड़प तड़प कर चली गई। बाप पहले ही गुजर चुका था। अब घर में 2 छोटी बहनें हैं, उन्हीं को पालने के लिए ये बेचारी यहाँ मजदूरी करती हैं। ये सुनकर आर्यन के पैरों में जान नहीं रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और सीने में अपराध बोध का एक खंजर उतर गया। उसने मन में सोचा, हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर उस दिन मैंने व्हीलचेयर का नाटक ना किया होता, अगर इसने मेरी मदद के लिए अपना इंटरव्यू ना छोड़ा होता, तो इसे नौकरी मिल जाती, माँ के इलाज के पैसे होते और शायद आज इसकी माँ जिंदा होती। उसकी एक परीक्षा, उसकी एक चाल ने एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। वो वहाँ एक पल और नहीं रुक सका। बिना समर को कुछ बताए वो रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। नंदिनी का वो धूल सना चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसने ठान लिया कि वो नंदिनी को उसकी खोई जिंदगी वापस लौटाएगा, पर वो जानता था कि नंदिनी बेहद स्वाभिमानी है। सीधे जाकर पैसे या नौकरी की पेशकश करता
तो वो उसे खैरात समझकर ठुकरा देती और तब आर्यन को वही रास्ता सूझा जिसने ये सब शुरू किया था। अगली शाम आर्यन ने फिर वही पुराने फटे कपड़े पहने, वही टूटी व्हील चेयर निकाले और फिर एक लाचार इंसान बन गया। पर इस बार उसका मकसद किसी को परखना नहीं था। इस बार वो माफ़ी मांगने जा रहा था, भले ही चुपके से। ढलती शाम के साथ आर्यन अपनी व्हील चेयर पर बैठा नंदिनी के उस कच्चे टूटे घर के बाहर पहुंच गया। आसमान में सिंदूरी रंग फैला था, हवा में मिट्टी की हल्की खुशबू थी। उसने जानबूझकर व्हील चेयर के एक पहिए की कील ढीली कर दी ताकि वो वहीं अटक जाए और एक बेबस इंसान होने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद नंदिनी भट्टे से थकी हारी लौट रही थी, कंधे झुके हुए, चेहरे पर दिन भर की थकान। पर जैसे ही उसकी नज़र घर के बाहर बैठे उस लाचार इंसान पर पड़ी, उसकी थकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने उसे फौरन पहचान लिया। अरे आप यहाँ कैसे? आर्यन ने मासूमियत से कहा। मैं इस रास्ते से जा रहा था, अचानक व्हील चेयर का पहिया टूट गया। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। नंदिनी फौरन उसके पास आई। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूँ ना। चलिए पहले मेरे घर के अंदर चलिए। और उसने व्हील चेयर को धक्का देकर अपने छोटे से कच्चे घर में पहुंचा दिया। घर बहुत गरीब था, मिट्टी की दीवारें, एक टूटी चारपाई, पर बेहद साफ सुथरा, हर चीज़ करीने से रखी हुई। आर्य ने महसूस किया कि गरीबी इस घर में थी, पर मायूसी नहीं। यहाँ इज्जत और स्वाभिमान की एक अलग ही खुशबू थी। दोनों छोटी बहनें पायल और खुशी दौड़ती हुई आई। पहले थोड़ा सहमी, पर नंदिनी ने प्यार से समझाया, ये भैया हमारे मेहमान हैं। नंदिनी ने पहले एक गिलास पानी दिया, फिर चूल्हे पर रूखी सूखी रोटियां सेकने लगी। घर में सब्जी के नाम पर बस थोड़ा नमक और प्याज था, पर उसने पूरे दिल से बड़े प्यार से वो खाना बनाया। आर्यन देख रहा था, जिस लड़की के पास खुद के लिए 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं है, वो एक अजनबी के लिए अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार थी। जब वो रोटियां सेक रही थी, चूल्हे की हल्की लो उसके थके चेहरे पर पड़ रही थी और आर्यन एकटक उसे देखता रहा। उसने आज तक 5 सितारा होटलों के पकवान खाए थे, पर जो सुकून आज उस गरीब घर की रूखी रोटी में था, वो उसे कभी किसी पकवान में नहीं मिला, क्योंकि उस रोटी में आटे के साथ नंदिनी के दिल का प्यार भी गूंथा था। बातों बातों में आर्यन ने उसके परिवार के बारे में पूछा। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने धीरे धीरे अपनी सारी कहानी सुनाई। कैसे एक दिन उसका एक बहुत ज़रूरी इंटरव्यू एक अजनबी की मदद करते करते छूट गया, कैसे उसके बाद कहीं काम नहीं मिला, और कैसे उसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने बिना दवाइयों के इस दुनिया से जाते देखा। भैया, वो रोते हुए बोली, माँ की आखिरी रात मुझे आज भी याद है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा बस अपनी बहनों का ख्याल रखना। और फिर वो हमेशा के लिए सो गई। मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाई, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। ये सुनकर आर्यन का दिल चीर गया। वो भीतर ही भीतर घुट रहा था। वो चीख चीख कर कहना चाहता था, नंदिनी, तुम्हारी माँ का असली कातिल तो मैं हूँ। पर उसके होठ कांपते रहे, आवाज़ बाहर नहीं आई। उसने बस अपना कांपता हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और भर्राई आवाज़ में कहा, रो मत नंदिनी, तुम्हारी माँ ने जो कहा था तुमने वही किया। तुम्हारी माँ जहाँ भी होंगी तुम पर बहुत गर्व करती होंगी। उस रात आर्यन वहीं घर के छोटे बरामदे में एक पुरानी चादर बिछाकर सोया। आसमान में तारे चमक रहे थे और वो पूरी रात सोचता रहा, मैं इस लड़की को इसकी हर खुशी लौटाऊंगा, पर इसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना। दोस्तों, उस एक रात की पनाह के बाद आर्यन की ज़िंदगी जैसे बदल गई। अब वो अक्सर अपनी व्हील चेयर लेकर उसी अपाहिज के भेष में किसी न किसी बहाने नंदिनी से मिलने आने लगा। नंदिनी भी उसकी राह देखने लगी। थके दिन के बाद जब वो भट्टे से लौटती और घर के बाहर आर्यन को बैठा पाती, तो उसकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती। एक शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। आर्यन की व्हील चेयर बरामदे के बाहर थी और नंदिनी भागकर उसे अंदर खींचने लगी। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर पड़ रही थीं। दोनों भीग चुके थे। नंदिनी ने हड़बड़ी में व्हील चेयर खींची और एक पल को दोनों की नज़रें मिली। उस एक पल में बारिश की आवाज़ के बीच
एक ऐसी खामोशी थी जो हजार बातें कह गई। नंदिनी ने झट से नजरें झुका ली। उसके गाल लाल हो गए और आर्यन आर्यन उस भीगे चेहरे को देखता रह गया। उसी रात बहनें सो चुकी थी। आर्यन और नंदिनी बरामदे में बैठे बारिश को देख रहे थे। नंदिनी ने धीरे से कहा, पता है भैया, आपके आने से पहले मेरी जिंदगी में बस अंधेरा था, पर जब से आप आने लगे हैं ऐसा लगता है जैसे इस सूनेपन में कोई तो है जो मुझे बस मैं समझकर इज्जत देता है, मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाता। आर्यन कुछ ना बोल सका। उसने बस उस लड़की को देखा और उसके दिल में एक एहसास और गहरा हो गया। पायल और खुशी भी आर्यन से बहुत घुल मिल गई थी। वो चुपके से उनके लिए कभी टॉफ़ियाँ ले आता तो कभी खाने का सामान। बच्चे उसे मामा कहने लगे थे। एक दिन छोटी खुशी आर्यन की गोद में सिर रख कर बोली, मामा आप हमेशा हमारे साथ रहोगे ना? आप चले जाओगे तो दीदी फिर से उदास हो जाएंगी। आर्यन का गला रुंध गया। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और दूर खड़ी नंदिनी ये सुनकर मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखें भर आई। और इन्हीं छोटे छोटे पलों ने एक अनकहे रिश्ते का रूप ले लिया। आर्यन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अमीर खूबसूरत लड़कियां देखी थी, पर उनमें से किसी के पास वो दिल नहीं था जो नंदिनी के पास था। आर्यन को नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और नंदिनी, वो भी अब इस इंसान को सिर्फ भैया नहीं समझती थी, पर वो खुद को रोक लेती, नहीं नंदिनी, ये बेचारा खुद लाचार है और तू एक मजदूर, तेरे नसीब में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं लिखी। वो अपने इन एहसासों को दिल के किसी कोने में दबा देती। आर्यन को अब बस सही वक्त का इंतज़ार था। एक शाम आर्यन ने कहा, नंदिनी, शहर की एक बड़ी कंपनी में डाटा एंट्री और मैनेजमेंट की नौकरियां निकली हैं। मेरी जान पहचान है वहाँ। मैंने तुम्हारी बात की है। तुम कल सुबह इस पते पर पहुँच जाना। नंदिनी झिझकी, भैया, मैं इतनी बड़ी कंपनी में इन फटे कपड़ों में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आर्यन मुस्कुराया, इंसान की पहचान उसके काम से होती है, कपड़ों से नहीं। तुम बस जाना। नंदिनी की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। उस रात उसने अपनी सबसे अच्छी पर पुरानी सलवार कमीज निकाल कर धोई, सुखाई और माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ, अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। अगली सुबह नंदिनी हाथ में फाइल लिए उस पते पर पहुंची, पर इमारत देखते ही उसके होश उड़ गए। ये वही चमचमाती आलीशान इमारत थी, रस्तोगी ग्रुप का मुख्यालय। वही जगह जहाँ कभी उसका इंटरव्यू छूटा था, जहाँ से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, पर अब आ ही गई थी तो वो सहमे कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसके पुराने कपड़े देखकर कर्मचारी हैरानी से उसे घूरने लगे। तभी उसकी नज़र हॉल के बीचों बीच पड़ी और वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैर जम गए। हॉल के बीच एक व्हील चेयर पर वही उसका अपाहिज भैया बैठा था, उन्हीं फटे कपड़ों में। नंदिनी घबरा कर दौड़ी और फुसफुसाई, भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये रस्तोगी ग्रुप है, बहुत बड़ी कंपनी। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो बेइज्जत करके निकाल देंगे। चलिए यहाँ से। आर्यन ने उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया। तभी एक कोने से मालविका की आवाज़ आई, अरे ये तो वही भिखारन है, तू यहाँ कैसे आ गई? अब वो HR मैनेजर नहीं रही थी। धनराज के गिरफ्तार होने के बाद आर्यन ने उसे एक मामूली क्लर्क बना दिया था, पर घमंड अब भी कम नहीं हुआ था। सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकालो। नंदिनी डर से सहम गई और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। चलिए भैया, मैंने कहा था ना। पर ठीक उसी पल आर्यन ने व्हील चेयर के पहिए छोड़ दिए और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। नंदिनी की आंखें हैरानी से फटी रह गई। भैया, आप तो खड़े हो गए। वो कुछ और समझ पाती उससे पहले ही कंपनी के सारे डायरेक्टर, मैनेजर और गार्ड्स वहां आ गए और सब ने एक साथ झुककर कहा, गुड मॉर्निंग सर। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नंदिनी हक्की बक्की रह गई, डर के मारे पीछे हटने लगी। आर्य ने आगे बढ़कर बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया। नंदिनी, डरो मत, मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ, मैं आर्यन रस्तोगी हूँ, इस पूरी कंपनी का मालिक। नंदिनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या आप रस्तोगी ग्रुप के मालिक?
पर वो व्हीलचेयर, वो फटे कपड़े। आर्यन की आंखें भर आई। नंदिनी, मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है जिसे सुनकर शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। याद है वो दिन जब तुमने एक अपाहिज की मदद के लिए अपना इंटरव्यू छोड़ दिया था? वो अपाहिज मैं ही था। नंदिनी जैसे जम गई। मैं उस दिन लोगों की इंसानियत परखने के लिए वो भेष बदल कर आया था। सैकड़ों लोग थे पर किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सिर्फ तुमने मेरे लिए अपना सबसे बड़ा सपना कुर्बान कर दिया और उसी कुर्बानी की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली, पैसे नहीं हुए और तुम्हारी माँ। आर्यन की आवाज़ टूट गई। पूरे हॉल में सबकी आंखें भीगी थी। नंदिनी, तुम्हारी माँ के जाने का कारण मैं हूँ। और दोस्तों, ये सुनते ही नंदिनी के अंदर कुछ टूट गया। जो हाथ अब तक आर्यन के हाथ में था उसने झटके से छुड़ा लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, सांसें तेज हो गई। पल भर पहले जो लड़की डर से कांप रही थी, अब उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब और एक गहरी चोट थी। तुम? वो कांपती आवाज़ में बोली। वो तुम थे। तुम्हारी वजह से मेरा इंटरव्यू छूटा, तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली। उसका गला रुंध गया, फिर एक चीख की तरह बाहर आया। तो मेरी माँ की मौत भी तुम्हारी वजह से हुई। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखा, बिना दवा के मरते देखा, और वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोगों को परखने का खेल खेल रहे थे। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए एक खेल थी। आर्यन सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। नंदिनी, मैं नहीं। नंदिनी रोते रोते पीछे हटी। तुमने मुझ पर तरस खाया। तुम मेरे घर में, मेरी झोपड़ी में फिर से वही नाटक करके आए, मुझ पर एहसान करने, मेरा कर्ज चुकाने। तुमने मेरी रूखी रोटी खाई, मेरी बहनों के सिर पर हाथ रखा, और ये सब एक झूठ था। तुमने मेरी माँ छीन ली और अब तुम मुझे क्या लौटाने आए हो? दया, खैरात? उसका पूरा बदन कांप रहा था। दोस्तों, उस गरीब लड़की का दर्द उस पूरे हॉल में गूंज रहा था और हर आंख नम थी। आर्यन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीरे से उसके पास आया। तुम सही कह रही हो नंदिनी, मैंने जो किया उसकी कोई माफ़ी नहीं। मैं हर रात उस अपराध बोध में जलता हूँ। मैं तुम्हें दया देने नहीं आया। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आ सकती और मैं उन्हें कभी लौटा नहीं सकता, पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे जो सज़ा देना चाहो दो। चीख लो, बरस पड़ो मुझ पर एक बात जान लो, उस झोपड़ी में जो भी पल मैंने बिताए उनमें एक भी झूठा नहीं था। तुम्हें इज्जत देना झूठ नहीं था, तुम्हारी बहनों से प्यार झूठ नहीं था, और तुमसे मोहब्बत करना झूठ नहीं था। नंदिनी ठहर गई। आंसुओं से भरी आंखों से उसने आर्यन को देखा। हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। आर्यन ने रुंधे गले से कहा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माँ नहीं लौटा सकता। ये बोझ मैं ज़िंदगी भर ढोऊंगा, पर मैं तुमसे एक चीज़ मांगने आया हूँ, माफ़ी की भीख। मुझे पता है ये बहुत आसान नहीं, शायद आज नहीं, शायद कभी नहीं, पर मैं इंतज़ार करूँगा। नंदिनी की आंखों से आंसू बहते रहे। उसके अंदर गुस्सा था, दर्द था, पर उन्हीं के बीच कहीं उन बीते दिनों की याद भी थी। वो बारिश का पल, वो बहनों की हंसी, वो साथ बैठकर खाई रूखी रोटी। थोड़ी देर वो चुप रही, फिर कांपती आवाज़ में बोली, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नफ़रत दिल में पाल लो तो वो हमें ही जला देती है। उसने एक गहरी सांस ली। तुमने जो किया अनजाने में किया, और तुम उसकी सज़ा खुद को रोज़ दे रहे हो। ये मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। माँ का जाना मेरी किस्मत में लिखा था। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ आर्यन, अपने लिए, ताकि मैं इस नफ़रत के बोझ से आज़ाद हो सकूँ। दोस्तों, उस गरीब लड़की के दिल की इतनी बड़ी माफ़ी सुनकर पूरा हॉल नतमस्तक हो गया। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले और नंदिनी के लिए उसकी इज्जत और भी ऊंची हो गई। तभी आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने जेब से एक छोटी मखमली डिब्बी निकाली। उसमें एक हीरे की चमचमाती अंगूठी थी, जिसकी रोशनी से पूरा हॉल जगमगा उठा। नंदिनी, आर्य ने भीगी आंखों से कहा, तुमने मुझे तब अपनाया था जब मैं तुम्हारी नज़र में एक गरीब लाचार इंसान था। तुमने मुझे रूखी रोटी खिलाई, अपने घर में पनाह दी, इज्जत दी, बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ।
तुमने मेरे पैसे से नहीं, मेरे इंसान होने से प्यार किया। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम इस अरबपति को नहीं बल्कि उस इंसान को अपना हमसफ़र बनाना कबूल करोगी? पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। मालविका तो जैसे एक मूर्त बन गई थी। उसके चेहरे का सारा घमंड हवा हो चुका था। जिस लड़की को उसने भिखारन कहकर जलील किया था, उसी के सामने इस देश का सबसे बड़ा अरबपति घुटनों पर बैठा था। नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तभी उसकी बहनें पायल और खुशी दौड़कर बोल पड़ी, हाँ कह दो दीदी, मामा बहुत अच्छे हैं। नंदिनी हंस पड़ी और आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन ने वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। फिर आर्यन ने एक फाइल मंगवाकर ऐलान किया, आज से मिस नंदिनी रस्तोगी ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई CEO होंगी। इनसे बेहतर इस कुर्सी का हकदार कोई नहीं। जिस कंपनी से एक दिन नंदिनी का इंटरव्यू छूटा था, आज वो उसी की मालकिन बन रही थी। और अब बारी थी मालविका की। वो डर से कांपते हुए नंदिनी के पास आई और गिड़गिड़ाई, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। नंदिनी ने शांत आंखों से कहा, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी मालविका। पर आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सज़ा तो मिलेगी। आज से तुम इस कंपनी की CEO यानी मिस नंदिनी की पर्सनल असिस्टेंट हो। अब हर रोज़ तुम्हें उसी लड़की को मैडम कहना होगा जिसे तुम भिखारन कहकर जलील करती थी। मालविका शर्म के मारे ज़मीन में गिर गई। दोस्तों, यही है कर्मों का चक्र। आपने जो बोया है वो लौट कर जरूर आता है। समय बीतता गया और किस्मत ने नंदिनी की झोली खुशियों से भर दी। पायल और खुशी अब देश के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने लगी। जो लड़की कभी रूखी रोटी के लिए तरसती थी, आज एक महल जैसे घर में रहती थी। पर वो कभी नहीं बदली। उसका दिल आज भी उतना ही पवित्र रहा और जो आज भी गरीबों की मदद करती। कुछ ही महीनों में आर्यन और नंदिनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी की रात जब दोनों अकेले थे, नंदिनी ने पूछा, एक बात बताइए, आपको मुझ जैसी गरीब लड़की में ऐसा क्या दिखा? आर्यन ने उसका हाथ थामा। नंदिनी, मेरे पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, पर एक चीज़ नहीं थी, सच्चा प्यार करने वाला एक दिल। हर कोई मुझसे मेरी दौलत की वजह से जुड़ता था। तुम अकेली थी जिसने एक लाचार गरीब इंसान से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा, जहाँ कहीं उसकी माँ उसे देख रही होंगी, और मन ही मन बोली, माँ देखो, तुम्हारी बेटी आज कितनी खुश है। तुम्हारा दिया हुआ संस्कार ही मेरी असली दौलत बन गया। और इस तरह आर्यन और नंदिनी ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने एक नए हसीन सफ़र की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। करोड़पति ने अपाहिज बनकर मांगी एक रात की पनाह। इस कहानी से हमें कई गहरी सीख मिलती हैं। पहली, नेकी और इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। नंदिनी ने एक अनजान इंसान के लिए अपनी सबसे ज़रूरी नौकरी कुर्बान की थी और उसे लगा सब खो गया, पर किस्मत ने उस एक नेकी का फल कई गुना बढ़ाकर उसे लौटाया। दूसरी, किसी इंसान को उसके बाहरी रूप, कपड़ों या मजबूरी से कभी मत आंकिए। मालविका ने जिसे अपाहिज समझकर जलील किया, वही असल में एक अरबपति निकला। इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, पद या दौलत से नहीं। और तीसरी, सबसे गहरी सीख, माफ़ी सबसे बड़ी ताकत है। नंदिनी के पास नफ़रत करने की 1000 वजह थी, पर उसने माफ़ करना चुना, दूसरे के लिए नहीं, अपने दिल को उस बोझ से आज़ाद करने के लिए। और घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। दोस्तों, इंसान का असली चरित्र उसके सबसे बुरे वक्त में ही परखा जाता है। तो हमेशा अच्छाई और माफ़ी के रास्ते पर चलिए, क्योंकि कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं, ये हमेशा सच्चा न्याय करता है। अगर ये कहानी आपका दिल छू गई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप नंदिनी की जगह होते तो माफ़ कर पाते? मिलते हैं
फिर एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ आपकी अपनी संगीता। धन्यवाद दोस्तों।